नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं, टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। तो इस वक्त जो अखबार की सुर्खियां बना हुआ है कि हैदराबाद के जो नगर आयुक्त हैं, पुलिस आयुक्त CV आनंद, उन्होंने एक फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो धार्मिक जुलूस हैं, जैसा कि पिछले टाइम जो हुआ था गणेश चतुर्थी या ईद मिलादुन नबी पर जो डीजे की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इस पर उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से डीजे बजाए जाते हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं, इससे जो है बुज़ुर्गों और बच्चों की हेल्थ पर बहुत ही नुकसान पहुंचता है, उनके हेल्थ के साथ खिलवाड़ होता है। और उन्होंने ये फरमान जारी करते हुए कहा कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से ये जो भी लोग हैं हेल्थ पर जो पटाखे चलाते हैं, डीजे बजाते हैं जो तेज़ आवाज़ में, उनको इस बात पर थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके के काम ना करें, और अगर इस तरीके के काम जो भी करता है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल रिदा, जिस तरह से कल उन्होंने एक मीटिंग की और मीटिंग में उन्होंने कहा है कि जिस तरह आपने बोला कि डीजे, पटाखे और जो मतलब काफ़ी तेज़ आवाज़ में चीज़ें चलती हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं उन पे काफ़ी असर पड़ता है, जो ज़ईफ़ लोग हैं उन पे असर पड़ता है, और जो लोग बीमार हैं, जो कभी मतलब हार्ट के पेशेंट होते हैं या कोई भी पेशेंट हो, उनको काफ़ी जो है क्या बोलते हैं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से जब भी ऐसा कोई जुलूस निकले, जब भी ऐसी कोई मतलब जो भी होती है ना, क्या बोलते हैं, धार्मिक जुलूस होते हैं, हाँ, धार्मिक जुलूस होता है, शादी बारात का कोई फंक्शन होता है, उसमें कम से कम अपनी तो छोड़े दूसरे लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। जी। और वहीं अगर बात करें, साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि अभी जो जुलूस निकले हैं, चाहे वो ईद मिलादुन नबी का हो या गणेश चतुर्थी का हो, उसमें कई जगहों पे ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, और मतलब जो मीटिंग हुई है वो उसको मद्देनज़र रखे हुई कि ये जो अभी हाल के दिनों में मतलब अभी 2 निकले हैं जुलूस, एक तो इसका निकला था क्या बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, गणेश चतुर्थी, एक निकला था ईद मिलादुन नबी का, जिसमें जो है आप ने देखा होगा कि चार मीनार पे भी आग लग गई थी, कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिससे वहाँ पे आग लग गई थी। और उसी पे अब जो है अगर बात करें तो राजा सिंह का भी एक बयान है, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं का जो भी फेस्टिवल होता है उसमें किसी तरह की जो अड़चन लगाई जाती हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर बात करें तो उन्होंने आगे कहा है कि हिंदू फेस्टिवल्स जो हैं बिना डीजे के कंप्लीट नहीं होते, लेकिन अगर वही बात करें तो रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक डीजे पे बैन है, लेकिन आप अगर यहाँ देखें तो रात में 10 बजे के बाद भी डीजे बजते रहते हैं। अभी जिस तरह से गणेश चतुर्थी का जो मनाया गया उसमें भी रात में आकर के डीजे बजते रहते थे, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं। इस पर अगर कोई एक्शन भी लिया जाता है तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है इंसान रात में सो रहा है, अगर उसका घर आप देखें कि रोड के पास में है और वहीं से डीजे जा रहा है, वहीं खड़े करके वो लोग क्या बोलते हैं उसकी तेज़ आवाज़ में गाने बजा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उनको परेशानी होती है, जो बुज़ुर्ग होते हैं या बीमार होते हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, चाहे वो जिस भी उससे हों, धर्म से हो, कोई वो नहीं है, लेकिन लोगों के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं बैक पे भी लेना पड़ता है। तो जिस तरह से राजा सिंह धार्मिक सद्भावना की बात करते हैं, अगर देखा जाए तो उनके बयान जिस तरह से होते हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तो वो भी एक धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने का ही काम करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से उन्हें अभी कर्नाटका में बैन किया गया था, और जिस तरह से वो जा कर के एक क्या बोलते हैं हिंदू महासभा में कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, यहाँ पे जब वो कोई रैली निकालते हैं तो उसमें उनका टारगेट से मुसलमान ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि मतलब जो भी अगर कोई हिंदू फेस्टिवल्स पे बात करेगा, कोई अड़चन लगाएगा, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से देखें तो ये धमकी भी हो सकती है उनकी। जी,
तो बात करते हैं दूसरी खबर की। जिस तरह कुछ वक्त पहले यूपी में कांवड़ यात्रा जो निकल रही थी, उस दौरान राज्य सरकार जो है, योगी सरकार, उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि जितने भी होटल हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं और जो भी रेहड़ी वाले हैं, उन्हें अपने जो रेहड़ी पर, ढाबों पर और होटलों पर अपनी नेम प्लेट लगाना है, क्योंकि जो कांवड़ यात्रा है उनमें जो है, जो धार्मिक भावना है, उनकी धार्मिक भावना को उनकी ठेस पहुंचती है अगर वो वहाँ से खाना खाएंगे। इस तरह का उन्होंने फरमान जारी किया था। हालांकि कुछ दिनों तक ये प्रक्रिया भी चली थी। कुछ रेहड़ी पटरी वालों ने और कुछ दुकानदारों ने अपने घर के दुकानों के आगे वो अपना पोस्टर भी, अपना नाम चस्पा किया था। हालांकि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार भी लगाई। हालांकि कुछ दिनों के बाद वो मामला रफा दफा भी हो गया, उन्होंने उनका फरमान भी मान लिया था। कुछ ऐसा ही मामला जो है हिमाचल प्रदेश में सामने आ रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है होटल, ढाबों, रेहड़ी वालों पर एक फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि वो भी अपने जो दुकान के मालिक हैं वो अपना नेम प्लेट जो है चस्पा करें। और साथ ही जो कांग्रेस सरकार के मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने इस पर एक सफाई देते हुए कहा कि ये जो है इसीलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें शांति, जो सद्भावना है वो पूरी तरह से बनी रहे और किसी को इसकी वजह से समस्या ना हो। बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि जहाँ से आपने शुरू किया, यूपी में जब इस तरह के कानून लाए गए थे, जिस तरह उन्होंने बोला कि आप जो है कहीं ना कहीं एक मतलब ये जो नेम प्लेट वाला सीन है, ये जब आप कर रहे हैं तो मतलब अगर हम देखें तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो यूपी की योगी सरकार है उसने इस फरमान को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। वहीं अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो है अभी जब इनका बयान आया है उसके बाद फिर वहाँ के सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पे अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस मुद्दे पे निर्णय जो लिया जाएगा वो हम एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के बाद इस मतलब इस पे जो बात होगी, इस पे जो लोगों का फैसला आएगा, जो भी उसमें होंगे मेंबर्स उनकी पार्टी की, अपोजिशन पार्टी की, उसके बाद इस पे हम एक वो बनाएंगे कानून। लेकिन वे अगर हम बात करें, जब यूपी में इस तरह की चीज़ आई थी तो यूपी में वहाँ के जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे उन सब ने काफ़ी ज़्यादा इस पे अपनी बात रखी, तो उसमें कांग्रेस भी थी। लेकिन अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अभी जिस तरह से वहाँ की जो शिमला की मस्जिद थी, उसमें जब ये आया था कि तब भी आप देख सकती हैं कि हिमाचल में जो एक वो थे मंत्री थे, उन्होंने किस तरह के मतलब क्या बोलते हैं लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की गवर्नमेंट जो है वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में उसी के लीडर्स इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। जी, तो जिस तरह से, जैसे कि आपने बोला कि योगी सरकार ने जब ये फरमान जारी किया था तो हिमाचल, चाहे कोई भी मंत्री हो, विपक्षी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, बसपा हो, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इस पर कटाक्ष भी किया था कि योगी सरकार इस तरह से ये जो काम कर रही है इसमें सद्भावना बिगड़ रही है, शांतिपूर्ण जो माहौल है वो बिगाड़ रही है और वो अपने जो भी वो वादे करते हैं उन पर वो अडिग नहीं रहते हैं। वहीं अगर हम देखें, आपने जिस तरह बोला अडिग नहीं रहते हैं, अब जब वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को लागू किया था। उस वक्त वहाँ की अपोजिशन में कांग्रेस थी और कांग्रेस ने इस पे काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं वहाँ पे वो मतलब बीजेपी को काफ़ी घेरा था। उस घेरने के बाद फिर कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ पे डाउन हुई थी और बीजेपी ने इस जो भी ये डिसीज़न है इसको कहीं ना कहीं वापस लिया था। ठीक है, उसके बाद फिर अब अगर बात वही कांग्रेस भी वही चीज़ कर रही है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक मतलब अगर बात करें तो देश के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि आप एक जगह कहते हैं कि हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, वहीं दूसरी जगह आप फिर उन्हीं चीज़ों को लागू कर रहे हैं जो चीज़ें यूपी की गवर्नमेंट लागू कर रही है, और ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। क्योंकि आप एक जगह बोलते हैं कि हम मतलब देश में जो है एक अच्छा वो लेके आ रहे हैं, ठीक है, हम देश में क्या बोलते हैं एकजुटता रखना चाह रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम देखें तो आप भी अपने स्टेट्स में वही चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है। ठीक है, अभी जिस तरह से यहाँ
कर्नाटका का मुद्दा चल रहा है NUDA वाला, सिद्धरमैया उसमें फंसते नजर आ रहे हैं, ठीक है। अपोजिशन वहाँ पे जो है उनका मांग रही इस्तीफा, ठीक है, वो कह रहे हैं कि CM पद से जो है ये इस्तीफा दें। लेकिन वहीं आप एक जगह कह रहे हैं कि हमारे लीडर्स बहुत ईमानदार हैं। अगर ईमानदार हैं तो इस तरह की चीज़ें क्यों उठ रही? कुछ तो चीज़ें होंगी जिसके बाद फिर वो उठती हैं। हालांकि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो राज्य सरकार है उनका जो फरमान आया है दुकानदारों के लिए, होटल वालों के लिए, रेहड़ी वालों के लिए कि वो अपना नाम चस्पा करें, इस पर जो हिमाचल के पूर्व CM थे जयराम ठाकुर, उन्होंने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस तरह से जब भाजपा सरकार ने ये फरमान जारी किया तो भाजपा जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने बहुत ही आपत्ति जताई थी, और हमारे फरमान में और उनके फरमान में क्या फ़र्क है? देखिए, हमारे फरमान में उनके फरमान में ये फ़र्क है कि वर्ड्स की थोड़ी जो अदायगी है वो अलग होती है, ठीक है। बाकी जो उनका मटेरियल है पूरा वो सेम ही रहता है, ओके जी। उस मटेरियल को सेम रखने के लिए वो मटेरियल जो सेम रहता है उसमें थोड़ा सा भाईचारगी का एक वो दे दिया जाता है। लेकिन अगर देखें तो पूरा जो ऐसे होता है वो ऐसे पूरा उनका सेम होता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसकी वजह से हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ की शांति भंग ना हो। जिस तरह से अभी क्या बोलते हैं, शिमला में जो मस्जिद का एक केस आया था, उसके बाद काफ़ी चीज़ें हुई थी, उसको भी कहीं ना कहीं कवर करना चाह रहे हैं ये। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो वहाँ के जो क्या बोलते हैं पुराने मुख्यमंत्री थे, क्या उनका नाम है जयराम रमेश, उन्होंने इस पे बोला है कि जब हम लेके आए थे इन कानूनों को, जब हमने इस मतलब क्या बोलते हैं बात की थी, तो इन लोगों ने बड़ा हंगामा किया था। और कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों को छुपाने की बात मतलब छुपाने के लिए वो सब कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इन पे एक क्या बोलते हैं दबाव बना हुआ है। वहाँ की जनता का भी दबाव है, वहाँ के अपोजिशन का भी दबाव है, तो ये हर चीज़ को खुश करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेके आ रहे हैं। जी जी। तो वहीं बात करें दिल्ली विधानसभा का जो कल सत्र चला था, उसमें पूर्व CM जो है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सदन में भाजपा को जमकर घेरा था। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा जो है दोहरी मानसिकता अपनाती है, और उन्होंने साथ ही कहा कि जो 75 साल वाला जो नियम है मोदी जी का, कि मोदी जी 75 साल में रिटायर हो जाएंगे जैसा कि विपक्षी पार्टियां कहती हैं, तो इसी के मद्देनज़र उन्होंने एक RSS के एक नेता है उनका जिक्र करते हुए कहा कि RSS के नेता ने कहा है कि ये जो 75 साल वाला नियम है वो लागू रहेगा, चाहे वो कोई भी नेता हो उनके लिए लागू रहेगा। और साथ ही उन्होंने उन्होंने कहा, मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी कहते हैं कि मेरा कोई परिवार नहीं है और मेरे कोई साथी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये वो किस लिए कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं, और ये लालच उनके मन में क्यों आ रहा है कि वो 75 साल हो जाएंगे फिर भी वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे, उनके लिए क्या ये अलग नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से हम बात करें, कल जो दिल्ली का विधानसभा सत्र चला है उसमें जो है जब सब वहाँ इकट्ठा हुए तो केजरीवाल ने सबसे पहले खड़े होकर के एक बात बोली थी कि हमारे जो अपोजिशन के साथी हैं, हमारे जो अपोजिशन के लोग हैं, और वहाँ पे अपोजिशन में बीजेपी है, बीजेपी के लोग या अपोजिशन के लोग कहीं ना कहीं आज बहुत दुखी होंगे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हूँ और मेरे साथी मनीष सिसोदिया भी यहाँ पे हैं। इसका उन्हें काफ़ी दुख है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन साथ ही जो आपने बात कही कि उन्होंने RSS पे बोला है कि RSS जो है 75 ईयर्स वाला जो नियम है वो मोदी जी पे क्यों लागू नहीं कर रही है। मोदी जी पे लागू, शायद उसका रीज़न ये कि मोदी की जो एक ब्रांड वैल्यू बनी हुई है, कहीं ना कहीं अगर वो लागू करेंगे तो उनकी ब्रांड वैल्यू या बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है। जिस तरह से हम यूपी की बात करें, जब यूपी में मुख्यमंत्री के चेंज करने की बात आ रही थी तो योगी के नाम से मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ पे सत्ता में आई है, ठीक है। मतलब सत्ता दोबारा जो आई है सत्ता में वो योगी के नाम से ही है। पहली बार तो इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने अपना CM का नाम भी घोषित नहीं किया था, उसके बाद फिर CM का नाम घोषित किया है। लेकिन दूसरी बार में जब वो सत्ता में आए तो वो योगी के ही नाम से सत्ता में आए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी केजरीवाल की, तो केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के काफ़ी मतलब बीजेपी के उसमें रहते हैं कि इनके सरकार में दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत हुए हैं, इनकी सरकार में मंत्री ज़्यादा जो हैं वो जेल में गए हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, जो अभी भी जेल में हैं, ठीक है। सिर्फ मनीष सिसोदिया और क्या बोलते हैं केजरीवाल ही बाहर आए हुए हैं, बाकी अभी तक जो है वो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, वो अभी भी जेल में है।
इस तरह से जब ये जेल में गए थे केजरीवाल, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से एक फरमान आया था कि अब दिल्ली की सरकार जो है वो जेल से चलेगी। उसके बाद फिर जो है जब ये बाहर आए अरविंद केजरीवाल, इन्होंने बोला कि मैं सीएम पद से 2 दिन के बाद इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद फिर बीजेपी वहाँ पे हावी हो गई, बीजेपी के वहाँ की कांग्रेस भी इन पे हावी हो गई कि भाई आप 2 दिन के बाद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? अगर आपको इस्तीफा देना था तो आप जब जेल गए थे तभी दे देते जी। अब जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने जा कर के हरियाणा में ये बात बोली कि अगर मैं जेल से जल्दी बाहर आ गया होता तो आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार होती। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी गोलमोल चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जी। अरविंद केजरीवाल की अगर बात करें तो उसमें ये भी कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को खड़ा करने में बीजेपी का जो है एक बड़ा मतलब वो रहा है योगदान, ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ही अब बीजेपी के लिए एक क्या बोलते हैं, एक जो है टेढ़ी खीर बनते जा रहे हैं जी। तो अरविंद केजरीवाल जो भी बयान देते हैं उसको आप अगर सही से देखें तो कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ों को लेकर के बयान देते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान हो जी, ठीक है। बीजेपी को उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। हर चीज़ में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो किया जाता है कि वहाँ पे बीजेपी किस हालत में है। जिस तरह आपने पंजाब में देखा कि पंजाब में भी बीजेपी जो है वो बिल्कुल उसमें थी, कांग्रेस वहाँ पे हावी थी। लेकिन पंजाब में जब आम आदमी पार्टी गई है तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के जाने के बाद वहाँ पे जो है कांग्रेस का जो हाल है वो बिल्कुल वो हो गया, ख़त्म हो गई कांग्रेस वहाँ से, ठीक है। उसके बाद अब फिर ये वहाँ गए, क्या बोलते हैं, गोवा में भी ये हुआ कि इनकी ज़्यादा सीटें नहीं हैं। उसके बाद फिर अभी हरियाणा में जा रहे हैं। हरियाणा में जब ये जा रहे हैं, हरियाणा में 5 तारीख को इलेक्शन होना है, हरियाणा में जा रहे हैं और इस वक्त केजरीवाल का बाहर आना और फिर उनका इस्तीफ़ा देना और एक जो उनकी लीडर है आतिशी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाना, तो ये कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं, एक स्क्रिप्टेड पूरा नज़र आ रहा है जी। तो वहीं एक तेलंगाना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईडी ने भारी सीआरपीएफ सुरक्षा के बीच मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के फार्म हाउस पर छापा मारा है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी यहाँ पे हाइड्रा की कार्रवाई चल रही है उसी तरह से एक ये अभी न्यूज़ आई थी कुछ देर पहले इस तरह की, लेकिन उसमें ये मतलब डिक्लेयर नहीं हुआ था कि ये मतलब इसमें आगे क्या प्रोसेस है। तो अभी भी न्यूज़ आई इसमें कि श्रीनिवास रेड्डी को जो है कर लिया अरेस्ट उन्होंने सीआरपीएफ के साथ में। तो ये यहाँ के लिए आज की एक बड़ी खबर है और इस पे जो भी डिस्कशन होना है वो होगा। लेकिन मतलब इस तरह की जब चीज़ें होती हैं एक स्टेट में तो उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसमें हर लीडर अपनी अपनी तरह से चीज़ को पेश करेगा, जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के लोग अपने हिसाब से पेश करेंगे, अपोजिशन अपने हिसाब से पेश करेगी जो अपोजिट पार्टी के हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आती हैं और ये जब ये हुए अरेस्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें इसके बाद क्या बयानात आएंगे पार्टी की तरफ से ये देखना अहम होगा जी। तो बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव में जो है जम्मू कश्मीर के जो 2 चरण हैं वो पूरे हो चुके हैं, भारी संख्या में वोटिंग भी हुई थी, हालांकि तीसरा चरण अभी बाकी है। और इसी के सिलसिले में वहां पर भाजपा के नेता, कांग्रेस के नेता और जो बाकी जो नेता हैं वो अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसी दौरान कल जम्मू कश्मीर में अमित शाह गृह मंत्री जो हैं उन्होंने एक संबोधन किया था। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने एनसी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि ये अब्दुल्ला और नेहरू ही हैं जो जम्मू कश्मीर में 40,000 लोगों की हत्या के जिम्मेदार हैं। और उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी देश की संसद पर जो अफजल गुरु हैं जिन्होंने हमला करवाया था उनकी वकालत जो है उमर अब्दुल्ला करते हैं। और उन्होंने साथ ही उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस को लेकर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ये दोनों जो है आपस में मिले हुए हैं और ये जो है जो हमने भाजपा ने आतंकवाद को ख़त्म किया है ये वापस से उसी चीज़ को लाना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए तो अमित शाह जब से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन अनाउंस हुआ उसके बाद उनकी जितनी भी यात्राएं नहीं हैं उसमें उन्होंने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया, ठीक है। पीडीपी को भी उनको ज़बरदस्ती में मतलब एक कहें कि बेदिली से लेना पड़ा है आड़े हाथों, लेकिन पीडीपी पे उतना खुल के बात शायद उन्होंने नहीं की जितना कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे की। वही उन्होंने कहा है कि जिस वक्त ये आपने जो अभी एक आंकड़ा दिया था, जिस वक्त ये हादसात हुए थे उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जो वहाँ के सीएम थे वो लंदन में छुट्टी मना रहे थे
और वो लंदन में छुट्टी जब मना कर गया तो ये सब हो चुका था। और वहीं अगर बात करें तो उन्होंने आगे फिर एक और बयान दिया। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब, आप आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाते हैं और उनको खिलाते हैं, लेकिन बीजेपी जो है, हम आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए फांसी के तख्ते तक जाते हैं। तो जिस तरह से जब से जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है, तब से आतंकवाद, पाकिस्तान, इसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। और अगर वहीं बात करें कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो स्टेटहुड पे बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इसकी, क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे जाते हैं नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह बीजेपी से जो और भी लीडर्स हैं, वो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान, आतंकवाद, मतलब वहीं अगर देखा जाए तो जो भी बातें वो करते हैं वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड ही करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे डेवलपमेंट को लेकर के जो बात होनी चाहिए, वहाँ पे जो कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरियत को लेकर के बात होनी चाहिए, वो बातें नहीं होती हैं। ठीक है, जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला कि यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ से नहीं, दिल्ली से चल रही है, और हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ के लोग जिसको चुने उससे चले जी। यहाँ की जब उन्होंने बोला कि यहाँ की सरकार दिल्ली से चलती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग जिसको भी चुने, ये सरकार यहाँ से ही चले, क्योंकि अब यहाँ के जो लोग हैं वो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं जी। लेकिन जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो शायद उन चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं जान पाएंगे, वो अपने हिसाब से देख रहे हैं इन चीज़ों को जी। तो इस वक्त जम्मू कश्मीर का इलेक्शन काफ़ी हाइप है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं, पहले चरण में 58.85% वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण में समथिंग 56% वोटिंग हुई थी, जिस हिसाब से वहाँ की वोटिंग को लेकर के एक अनुमान लगाया जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज 70 अबव में जाएगा, लेकिन वो नहीं जा पाया है। उसके बावजूद वहाँ के लोगों में एक काफ़ी ज़्यादा उत्साह था वोटिंग को लेकर के, काफ़ी लोग खुशी खुशी वहाँ जा रहे थे। एक लंबी लंबी कतारें नज़र आ रही थी। जब मतलब अभी तक 2 ही चरण हुए, उन 2 चरणों में हर जगह से लंबी कतारें नज़र आ रही थी, लोगों में काफ़ी उत्साह था। लेकिन लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है, जिस तरह से वहाँ पे 6 देशों के डेलीगेशन को ले जाया गया था, उससे भी वहाँ की जनता और वहाँ की जो पार्टियाँ, चाहे वो क्या बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी नाराज़ थी कि भाई ये हमारा स्टेट का इलेक्शन है और 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा है, आप यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं वहाँ के लोगों को क्यों लेके आ रहे हैं, बाहर के लोगों को। इस पे भी काफ़ी नाराज़गी वहाँ लोगों की भी नज़र आई है और वहाँ की जो पार्टियाँ थी उनको भी नज़र आई जी। तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अमित शाह बोलते हैं कि जो अब्दुल्ला साहब हैं वो आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाते हैं, अगर बात की जाए बिरयानी की तो मोदी जी भी जो पाकिस्तान को हमेशा कोसते रहते हैं, या गृह मंत्री अमित शाह हमेशा कोसते रहते हैं, तो मोदी जी भी पाकिस्तान के नेताओं के साथ बिरयानी खाते हैं। वो तो पाकिस्तान गए थे बर्थडे मनाने के लिए जी। तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव की बात चल रही है, तो कल राहुल गांधी हरियाणा में गए थे, उन्होंने वहाँ पर एक चुनावी रैली की थी, लोगों को संबोधित किया था, और उन्होंने इस दौरान भाजपा पर कटाक्ष करते हुए और मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो भाजपा सरकार है वो एथलीट्स को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने जो उनकी जो पार्टी में अभी जो शामिल हुई हैं विनेश फोगाट, उनका जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं ने जो एथलीटों के साथ जो यौन शोषण किया था और भाजपा ने उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, और साथ ही उन्होंने जो अग्निवीर पेंशन योजना है उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेंशन जो अग्निवीर पेंशन है स्कीम है, उसके ज़रिए जो है भाजपा सरकार पेंशन और शहीदों की जो शहीद हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर देखें तो राहुल गांधी इस वक्त जो है अपोजिशन के लीडर हैं और वो बीजेपी या नरेंद्र मोदी को ले करके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं एक चीज़ को ज़्यादा वो दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पहले जिस तरह से 56 इंच की छाती लेकर के सामने आते थे, इस वक्त कहीं ना कहीं वो डल हो गई है। वो 56 इंच की जो छाती थी वो डल हो गई है, और अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मेरा भगवान से सीधा रिश्ता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मतलब ये जो बीजेपी इसने राम मंदिर बनवाया, और राम मंदिर में क्या बोलते हैं उन लोग, मतलब राम मंदिर में कुछ ऐसे लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है जिसकी संविधान में मतलब कोई वही नहीं है। संविधान में सबको बराबर का वो देना है, लेकिन हिंदू रीति रिवाज से जो एक छुआछूत वाला मसला है
उसको लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं अभी भी घिरी हुई है। हिंदुस्तान में अगर छुआछूत की बात करें तो उसमें शायद बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो भी उस चीज़ से बाहर आ नहीं पा रही है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें कि कल जो है उन्होंने ही बोला है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वहाँ पे बोला, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने लिए सोचते हैं, वो जनता के लिए नहीं सोचते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लाउड स्पीकर से बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन धीरे धीरे लाउड स्पीकर की आवाज़ कम होती जा रही है। और कांग्रेस पार्टी मतलब पहले आज से 10 साल पहले जिस तरह से बात करती थी, वो जब से मैं आया हूँ मतलब 2014 से, वो कहीं ना कहीं मतलब एक उसका जो एक वो होता है ग्राफ, वो गिर गया और वो क्या बोलते हैं, विपक्ष में भी उस तरह से अपनी बात को नहीं रख पा रही है जिस तरह से उसको अपनी बात को रखना चाहिए। वहीं अगर बात करें इस वक्त हरियाणा में जो इलेक्शन है, 5 तारीख को वहाँ पे चुनाव होगा। 5 तारीख के चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल एक बहुत बड़ा वो किया था कि कुमारी शैलजा के साथ राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित किया था। ये बोला जा रहा था कि कुमारी शैलजा और वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बीच कुछ मसले चल रहे हैं जिसको कांग्रेस को जल्द से जल्द सही करना चाहिए। तो ऐसा देखा गया है कि राहुल गांधी ने ऐसे सिचुएशन में खुद जा कर के, चाहे वो वहाँ राजस्थान का मसला हो, गहलोत तो पायलट वाला, उसमें भी वो जब भारत जोड़ो यात्रा लेके गए तो दोनों को एक साथ बिठाया, दोनों का हाथ पकड़ के उन्होंने जनता को संबोधन दिया था कि ये दोनों साथ में ही हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग अलग हैं। इसी तरह से कल वो कुमारी शैलजा को लेकर के स्टेज पे गए, तो बीजेपी के लिए जो एक वो बना हुआ था मुद्दा, वो कहीं ना कहीं अब कम हो गया। इसी बीच जब वो बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो एक चीज़ बड़ी सोचने वाली होती है कि वो डेवलपमेंट पे बात आप कीजिए, आप डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, आप रोज़गार पे बात नहीं कर रहे हैं, आप उस पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप हाँ, और इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ देश में महंगाई है, महंगाई पे भी बात नहीं करते हैं। महंगाई को बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, ख़त्म कर दिया गया। वो जो एक क्या बोलते चैप्टर होता है महंगाई वाला, वो हटा दिया गया है। महंगाई पे भी बात होनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो, देश के अपोजिशन लीडर्स हों, उनको महंगाई पे ज़रूर बात करनी चाहिए। जी, तो बात चल रही है विधानसभा चुनाव की, तो आने वाले वक्त में झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनज़र जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो वहां की प्रमुख पार्टी है जेएमएम, वो भी चुनाव प्रचार में लगी हुई है, लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। वहां के जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने कल एक संबोधन किया था। उन्होंने लोगों के बीच संबोधित करते हुए भाजपा और आरएसएस पर भी प्रहार किया। उन्होंने जो आरएसएस है उसको उनकी तुलना जो है चूहे से कर दी थी, और जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। बिल्कुल, वो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जब वहाँ पे बीजेपी को चूहा बोला, तो वो चूहा नहीं बोला था, वो एक पूरी एक कहावत थी कोई, ठीक है। उसको मतलब अब उनकी क्या मंशा थी बोलने की, ये भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उनकी इस बयान को लेकर के उस कहावत से सिर्फ चूहा ले लिया गया, उस चूहे से आरएसएस की तुलना कर दी गई। तो अगर यहाँ पे बीजेपी आरएसएस ये कह रही है कि हमें चूहा बोला गया, तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन उन्होंने एक पूरा एक क्या बोलते हैं कहावत बोली थी, उस कहावत में चूहे का वर्ड बीच में आया था। तो इससे जो है कल वहाँ की राजनीति काफ़ी गर्म रही है कि भाई आपने हमें चूहा बोल दिया, आपने आरएसएस को चूहा बोल दिया। उनका जो कहने का मतलब था वो कुछ और था, क्योंकि वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें वो कुछ चीज़ें बांट रहे थे। उसमें उन्होंने एक कहावत बोली थी जो कि मतलब वो उस वक्त जो चीज़ें बांट रहे थे, तो शिक्षा से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें थी, एजुकेशन से रिलेटेड, जिनमें और यही देखा गया है कि जब से जेएमएम सरकार आई है तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो है एजुकेशन सिस्टम थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है। और उसी को ले करके हर साल जेएमएम जो है वो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो बच्चों के लिए साबुन, किताबें, बैग्स वो बांटते रहते हैं। उसी तरह की एक जो है वो कल चल रही थी सभा, उसमें उन्होंने इन चीज़ों को बोला था। हालांकि जो जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने जो लोगों को संबोधित किया, तो इस दौरान उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर एक बड़ा आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस वोट प्राप्त करने के लिए राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भी फैलाना चाहती है।
तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।